बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बुल्क मॉड्यूलस। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किससे कहते हैं? जिस प्रकार से हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा था, हमने बताया था कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो 3 प्रकार का होता है: यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश उस पर विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक इसी प्रकार से जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं B से। B बराबर हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। इसको हम कैसे समझेंगे? अभिलंब प्रतिबल अर्थात कि जब कोई वस्तु हमारे पास इस तरीके से है जिसका प्रारंभिक दाब माना P है, इस वस्तु का प्रारंभिक दाब क्या है? P है, और इसके प्रत्येक पृष्ठ पर हम क्या कर रहे हैं? जब बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी क्या हो रही है? इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है लेकिन आकृति वही रहती है। आकार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, लेकिन आकृति वही रहती है, ठीक है। और माना प्रारंभ में आयतन इसका क्या है? V। प्रारंभ में दाब, प्रारंभ में वस्तु का दाब P है, ठीक है, तथा आयतन V है, ठीक हो गया। अब जैसे ही हमने क्या किया, इस पर बल दाब बढ़ाया, तो दाब बढ़ाने पर इसके आयतन में क्या होगी? हमने प्रत्येक पृष्ठ पर क्या लगाया? अभिलंबवत इस पर बल लगाया, तो बल लगाने पर इसके आयतन में क्या आ गई? कमी आ गई। आयतन इसका प्रारंभ में आयतन V था, आयतन में कमी आ गई V माइनस B। और दाब यदि हमने बढ़ाया तो P, ये दाब तो P है, लेकिन जब हमने दाब बढ़ाया तो ये हो जाएगा P, कैपिटल P प्लस स्मॉल p, ठीक है। प्रत्येक पृष्ठ पर यही कंडीशन लागू होगी, P प्लस P, प्रत्येक पर मैंने कहा वही चीज लागू होगी, P प्लस P, और इसी तरीके से P प्लस P, ठीक है। दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाने पर आयतन में क्या आ गई? कमी आ गई। तो आयतन में जो कमी आई दाब बढ़ाने P दाब बढ़ाने पर दाब में वृद्धि P प्लस P तथा आयतन में कमी V माइनस P, यह आयतन में कमी आई, ठीक है। तो हमारा जो बुल्क मॉड्यूलस है, बुल्क मॉड्यूलस जो B इज इक्वल टू होता है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो जो अभिलंब प्रतिबल है, दाब में वृद्धि क्या होगी? जो B हमारा बुल्क मॉड्यूलस है, ये है दाब में वृद्धि कितनी हुई? P बढ़ाया हमने, प्रारंभ में दाब तो P था, लेकिन दाब में कितना बढ़ाया? उस पे स्मॉल p, तो P बटे आयतन विकृति। और आयतन विकृति हमारा होगा आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभ में आयतन। प्रारंभ में आयतन क्या था? V। प्रारंभ में मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रारंभ में आयतन क्या था? V था, कैपिटल V, और आयतन में कमी क्या आ गई? माइनस B की। तो ये हो जाएगा आयतन में परिवर्तन माइनस B बटे प्रारंभ में आयतन V था।
तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा P इंटू V अपॉन माइनस V, अर्थात ये हमारा B निकल गया। तो गैसों के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? अब गैसों में जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में यदि P दाब P ज्यादा है, दाब बढ़ रहा है, तो आयतन क्या हो रहा है? दाब बढ़ रहा है तो आयतन कम हो रहा है। दाब हमने यदि P बढ़ाया तो आयतन क्या हो गया? कम हो गया। यदि हम आयतन बढ़ाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो हम इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो गैसों के लिए जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो कम होता है, और ठोसों के लिए क्या हो जाएगा? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हम पढ़े हमने आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब हम पढ़ेंगे दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम डिनोट करते हैं एटा से। एटा बराबर हो जाएगा प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, इसको भी हम उसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को हम कहते हैं दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एटा से। तो ये हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, अर्थात अपरूपण प्रतिबल हमारा क्या होगा कि अपरूपण प्रतिबल हम किस तरीके से समझेंगे कि माना उसके किसी वस्तु के एक सिरे पर को स्पर्श करते हुए क्या करेंगे? हम अपरूपण प्रतिबल लगाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि माना कोई वस्तु हमारी है, वो एक स्थिर आधार पर हमने लगा रखी है जैसे, ठीक है, और उसकी स्थिति ये है, ये एक साइड क्या कर देंगे? उसका स्थिर कर देंगे। ये हो जाएगा ए बी सी और डी। ए डी क्या है? स्थिर है। जब हम उसके क्या करेंगे? बीसी वाले सिरे पर, इस वाले सिरे को क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। इस वाले सिरे पर यदि हम क्या करेंगे? बल लगाएंगे। ठीक है, एफ बल लगाया हमने। तो बल लगाने पर क्या हो रहा है? बल लगाने पर इसमें क्या हो गया? इसका जो आकार है, आकार में क्या हो गया? आकृति तो वही रहेगी, लेकिन आकार में क्या हो जा रहा है? परिवर्तन हो जा रहा है। तो इस जब हमने इस पे स्पर्श करते हुए बल लगाया, विरूपक बल लगाया, तो बल लगाने पर इसमें जो है, माना इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है? एल, इसकी लंबाई क्या है? एल। जैसे ही हमने इस पे बल लगाया तो ये इस तरीके से इसमें जो है आंशिक परिवर्तन आ गया। और इस सिरे पर बल लगाने पर इसकी स्थिति पहले क्या थी? ए बी सी डी थी, अब इसकी हो जाएगी बी डैश और बी डैश, और ये हो जाएगा सी डैश। तो यहां से यहां जो लंबाई बनी, ये एल, लंबाई में परिवर्तन, यहां से सी बी बी डैश हो जाएगा एल, और सी सी डैश, ये भी क्या हो जाएगा? एल, लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, तो इनके बीच जो कोण बना, जो अपरूपण विकृति आ रही है, वो थीटा एंगल में आ रही है। ठीक है, बी ए और बी डैश के बीच जो कोण बना थीटा, सी डी सी डैश के बीच जो कोण बना वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम जो अपरूपण जो प्रतिबल हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल एटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, एटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल हम एफ अपॉन ए। ठीक है, साम्यावस्था में किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक जो प्रतिक्रिया बल होता है, ठीक है, अपरूपण विकृति है, अपॉन ये अपरूपण विकृति, ये अपरूपण प्रतिबल हो गया, और अपरूपण विकृति क्या होगी? लंबाई में अपरूपण विकृति को हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। अपरूपण विकृति इसको डिनोट करते हैं थीटा से। तो थीटा क्या मानते हैं हम? थीटा बराबर, ये थीटा है तो हम इसको टेंजेंट, स्पर्श रेखीय, इसके स्पर्श करते हुए जब इस पर बल लगाएंगे, एक साइड पे स्पर्श करते हुए जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु के, तो उसमें जो परिवर्तन आता है, तो ये स्पर्श रेखीय मतलब टेंजेंट टेन थीटा आ जाएगा।
थीटा किसके रूप में आएगा, टेन थीटा। तो हम इसको इस तरीके से देंगे तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा आपका एल स्मॉल एल और आधार हो जाएगा एल। ठीक है, तो हमारा जो अपरूपण विकृति आ गई वो एल अपॉन एल आ गई। ठीक है, और अपरूपण प्रतिबल आप जानते ही हैं कि एफ अपॉन ए होता है। ठीक है, और अपरूपण विकृति की वैल्यू हम रख देंगे एल अपॉन एल। तो हमारा जो एटा हो जाएगा ये हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन एल। तो ये जो है हमारा अपरूपण विकृति होगी कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को हम दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एटा से। और हमेशा हर कंडीशन में प्रत्यास्थता गुणांक की जो वैल्यू, तीनों जो प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार का मैंने आपको बताया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक है, और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक में हम लोग देखेंगे कि दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक में तीनों में जो बीमा होती है वो एम, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक में क्या हो जाएगी, प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये बीमा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्लियर हो चुका है कि प्रत्यास्थता के जो प्रकार हैं तीनों क्लियर हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। बच्चों एक बार पुनः आपका मेरी कक्षा में स्वागत। कक्षा 11 में आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ इलास्टिसिटी, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए वायर और रॉड। किसी भी तार का अथवा छड़ का प्रत्यास्थ व्यवहार, जिसको हम प्रतिबल और विकृति के मध्य आरेख के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी तार को स्थिर आधार पर लटका करके उस पर यदि हम भार लगाते हैं तो उस तार की लंबाई में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे हम भार बढ़ाएंगे तो तार की लंबाई में उसी प्रकार से क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो प्रतिबल और विकृति के मध्य जैसे जैसे हम भार बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे तार में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम प्रतिबल और विकृति के मध्य आरेख के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, और इसके प्रतिबल और विकृति के मध्य अलग अलग क्षेत्रों में हम किस तरीके से तार व्यवहार करता है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ग्राफ खींचना है, तो हम जानते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष मध्य जो है, एक्स अक्ष के लिए हम मान रहे हैं विकृति और वाई अक्ष के लिए प्रतिबल। ठीक हो गया। अब हमने कहा कि जब किसी तार को, ये मूल बिंदु O है, तो यहां पर जो है जब किसी तार को स्थिर आधार पर लटकाया जाता है, तो यहां से O से A माना तार है, स्थिर आधार O है, और यहां से हमने इस तार को लटकाया A तक। तो यहां पर जो है हमने इस पे भार लगाया, तो भार लगाने पर हमने तार को लटका करके उस पर क्या लगाया, भार लगाया, तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। और जैसे ही हम इस A से विरूपक बल हटा देंगे वस्तु अपनी प्राथमिक स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये हुक के नियम का पालन करता है। हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे बल बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके लंबाई में क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसमें विकृति होगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे बल हटा देंगे तो ये किस रूप में हमें प्राप्त हुआ, तार सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, जो ये OA क्षेत्र है, OA क्षेत्र, ये किस रूप में प्राप्त हुआ, ये हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, दूसरी स्थिति जो आएगी हमारी, दूसरा जो एरिया आएगा वो है, यहां पर अब हम प्रतिबल बढ़ाते हैं, तो विरूपक बल यदि हम लगाएंगे तो ये हमारा ऐसा यहाँ पे इस तरीके से ये B हो गया, AB वाली स्थिति में
आप देखेंगे जो क्षेत्र हमारा जो है क्षेत्र ए बी, यहां पर हमने क्या किया, तार के सिरे ए पर बल बढ़ाया तो उसमें जो वृद्धि हुई ए बी के क्षेत्र में हुई। तो यहां पर ये हम कहेंगे कि ये हुक के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही हम विरूपक बल सिरे बी पर लगाते हैं, सिर जो इसका सिरा बी है इस पर लगाते हैं, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती है, तुरंत नहीं आती है। जैसे ही हम विरूपक बल से इसको मुक्त रखेंगे काफी समय बाद, ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएगी। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम जो है इस तरीके से दिखा देते हैं एस वाई। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद, यदि हमारी स्थिति में हम देखते हैं और जैसे ही हम ये बी सिरे पर क्या कर देते हैं, बल बढ़ा देते हैं, तो बल बढ़ा देने पर क्या हो रहा है, बल बढ़ाएंगे तो इस तरीके से ये बी से सी क्या आ जाता है, इसके वक्र के अक्ष पर आ जाता है, बी से सी पर। ठीक है, विकृति के अक्ष पर ये आ जाता है, विकृति के अक्ष पर ये आ गया, जो किसके समांतर हो रहा है, इसके समांतर ये। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हमने बी पर बल लगाया, बी पर बल लगाया विरूपक बल, तो ये सी तक जो है यहाँ पर ये जो है धीरे धीरे ये जो है इस पे विकृति आती रहती है। बी से जो क्षेत्र है, तीसरा जो क्षेत्र आया हमारा, ये क्षेत्र है बी सी क्षेत्र। इस पर यदि हम बल नहीं भी बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे जो है ये क्षेत्र क्या होगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हुआ ये बढ़ा, तो यहाँ पर जो हमारा जो इसको हम दिखाएंगे इसको हम दिखाएंगे ओ डैश। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र, ये व्यवहार कर रहा प्रत्यास्थ आचरण करेगा, ये वाला भाग। यहाँ पे जो है ये स्थिति हो जाएगी सी बी ए ओ। ये जो है ये अस्थाई विकृति इसमें आ गई, अस्थाई विरूपण हो गया, स्थायी विरूपण, स्थायी विरूपण इस पे। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या आती है कि जैसे ही स्थायी विरूपण हो गया, ये प्लास्टिक, ये वाली कंडीशन होगी प्लास्टिक, अर्थात इस पर यदि हम विरूपक बल लगाएंगे कि जब हमने जो है ये वाली स्थिति आ गई प्लास्टिक वाली स्थिति, अर्थात ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाएगी। अब जैसे ही हम क्या किया, यहाँ पर जो है जैसे ही हमने सी से डी पर बल लगाया, सी से डी पर हमने इस तरीके से बल लगाया, तो जो डी पर, सी से डी पर जो प्रतिबल लगाया, तो धीरे धीरे तार की लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तार की लंबाई में वृद्धि होगी। और ये जो चौथा वाला क्षेत्र हमने बताया, ये हम बताया सी और डी क्षेत्र, इस पे जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ा तो इस तार की लंबाई में भी वृद्धि हुई और तार जो है यहां से पतला हुआ। लेकिन ये कौन सा क्षेत्र है, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाएंगे अनुक्रमानुपातिक क्षेत्र हो गया, वाई एस, ये जो है हमारा अनुक्रमानुपातिक क्षेत्र हो गया, अनुक्रमानुपातिक, अर्थात जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाएंगे वैसे ही विकृति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये वाला जो एरिया हो गया वो अनुक्रमानुपातिक एरिया हो गया। और ठीक है, और इससे आगे यदि डी पर हम क्या करते हैं, जैसे यदि डी पर हम बल नहीं भी बढ़ाएंगे तो ये तार जो है, यदि हम प्रतिबल नहीं भी बढ़ाएंगे तो ये जो है डी ई वाला जो एरिया है, यहाँ पर यदि हम प्रतिबल विरूपक बल नहीं भी बढ़ाएंगे डी वाले एरिया से, डी से, तो ये धीरे धीरे क्या होता, तार पतला होता जाता है और तार की जो मोटाई है वो बहुत पतली हो जाती है। और ई स्थिति में आने पर ये तार जो है ये बिंदु कहलाता है भंजक बिंदु, भंजक बिंदु। ये जो बिंदु कहलाएगा वो कहलाएगा भंजक बिंदु कहलाएगा। और भंजक बिंदु अर्थात भंजक प्रतिबल यहाँ पे धीरे धीरे ये पतला हुआ और ई पर आने पर ये तार क्या होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। तो
यहाँ पे एक वर्ड आया जो डी से ई वाला क्षेत्र है, पांचवा जो क्षेत्र है डी से ई क्षेत्र, इसमें जो है बिना बल बढ़ाए, बिना प्रतिबल बढ़ाए, बिना विरूपक बल को बढ़ाए ये तार जो है तरल अवस्था में आ जाता है, शयन अवस्था में आ जाता है और धीरे धीरे इसकी लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर बल ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो ई पर पहुंचते हैं, जब बिंदु ई पर पहुंचा तो तार धीरे धीरे क्या हो जाता है, टूटने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है एक टर्म आता है हमारा भंजक प्रतिबल, भंजक प्रतिबल किससे कहें, भंजक प्रतिबल वह अधिकतम बल है जिसमें वस्तु क्या होती है, तार टूटने से पहले जो सहन करता है। भंजक प्रतिबल वह अधिकतम बल है जो तार के टूटने से पहले जो सहन करता है वो कहलाता है भंजक प्रतिबल। तो भंजक प्रतिबल हमारा हो जाएगा, भंजक प्रतिबल हमारा होता है, प्रतिबल होगा, भंजक प्रतिबल बराबर हो जाएगा भंजक बल, भंजक बल बटे अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अर्थात भंजक प्रतिबल वह अधिकतम बल है जिसमें कोई तार टूटने से पहले सहन कर सकता है, वो कहलाता है भंजक प्रतिबल। और विभिन्न पदार्थों का भंजक बिंदु क्या है, भंजक प्रतिबल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और इसमें जो है भंजक प्रतिबल बराबर भंजक बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मैंने बताया कि सी से सी तक तो क्या हो गया, देखिए ओ से ए तक तार जो है सरल रेखा में है, इस पर हमने बल बढ़ाया, जैसे जैसे विरूपक बल बढ़ाया तो इसकी लंबाई में क्या हुई, वृद्धि हुई, और तार क्या है सीधे रेखा में, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये कौन सी स्थिति है, प्रत्यास्था, इसका आचरण है प्रत्यास्था आचरण है, ठीक है। और ये हुक के नियम का पालन करता है। जैसे ही हमने ए से बी के बीच गए, मतलब बी ए बिंदु ए पर बल लगाया, विरूपक बल बढ़ाया, तो उसकी स्थिति क्या होगी, ए से बी, तो यहाँ पर ये हल्का सा वक्र प्राप्त होगा हमें। कैसा प्राप्त होगा, वक्र। ये हुक के नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात हुक के नियम का मतलब जैसे हम जो है बल को हटाएंगे, बी बिंदु पर बल हटा देते हैं, वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती है, ठीक है। और यदि हम बल से काफी देर तक मुक्त रखेंगे, विरूपक बल से काफी देर तक मुक्त रखेंगे बिंदु बी को, तो ये धीरे धीरे फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। तो ये वाली स्थिति जो है पराभव वाली बिंदु कहलाएगी, ठीक है। और बी से सी पर यदि हम बल बढ़ाते हैं तो बी से सी पर बल बढ़ाने पर क्या हो जाता है, ये जो है ये अस्थायी विरूपित हो जाती है। कितना परसेंट, <1% के बराबर। ये क्या हो जाता है इसमें, जैसे ही बी सी पर हमने बल बढ़ाया, विरूपक बल बढ़ाया, तो बी से सी पर ये वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ सकती है, ठीक है। और ये जो है ये वाला जो एरिया कहलाएगा, ये प्लास्टिक कहलाएगा। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने पर वस्तु क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाती है, ये कंडीशन कहलाएगी आपकी, ये बिंदु कहलाएगा बी और सी वाला क्षेत्र, ठीक है। और ये जो बी वाला है, बी वाला यहां से आगे ये प्रत्यास्था सीमा से आगे, प्रत्यास्था सीमा कहां तक है इसकी, प्रत्यास्था सीमा ये आपकी हो जाएगी बी तक, प्रत्यास्था सीमा, प्रत्यास्था सीमा कहां पे है, बिंदु बी तक, ठीक है। और बी से सी के बीच ये जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, प्लास्टिक हो जाती है। उसके बाद ये जो है प्रत्यास्थ नहीं है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये वाला सी बी ए ओ ओ डैश, ये स्थायी विरूपित हो, विरूपण होगा, ठीक है, 1%। और सी से यदि हम डी तक करेंगे, सी से हमने बल लगाया, विरूपक बल बढ़ाया, और ये सी से डी तक चला गया, तो सी से डी तक चलाने पर जैसे जैसे हम बल बढ़ाएंगे, तार की लंबाई में धीरे धीरे क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। तो ये प्रतिबल विकृति के क्या है, अनुक्रमानुपातिक है। जैसे जैसे बल बढ़ाएंगे वैसे वैसे तार में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। और डी वाली जो स्थिति है, डी पर यदि हम क्या करते हैं, डी से ई वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बल ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि बल कम भी लगेगा तब भी तार शयनता के रूप में धीरे धीरे क्या होगा, पतला होता जाएगा। यहाँ से तार की मोटाई जो है धीरे धीरे क्या हो रही है,
कम हो रही है और एक स्थिति बिंदु ई पर आते आते तार का वो क्या हो गया, भंजक बिंदु। तो भंजक बिंदु हो गया, ई पर तार टूट गया। तो भंजक प्रतिबल एक टर्म इसमें आता है कि वह अधिकतम बल जिसमें कोई तार टूटने से पहले क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो मैंने बताया विभिन्न पदार्थों का जो भंजक प्रतिबल है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ने वाले